आइए बच्चों, अब शुरू करते हैं लीज अकाउंटिंग। तो लीज अकाउंटिंग का जो ये टॉपिक है, ये पुराने वाले सिलेबस में नहीं था। ये दिसंबर मतलब 2022 वाला जो सिलेबस है उसमें लीज अकाउंटिंग का आपको टॉपिक इंक्लूड किया गया है। पहले ये नहीं था पुराने वाले सिलेबस में, ठीक है। मतलब जो 2017 सिलेबस था उसमें ये नहीं था। चलिए आगे बात करते हैं। अब लीज क्या होती है? अच्छा, लीज का थोड़ा सा आपको हायर परचेज की तरह इसका ट्रीटमेंट दिखेगा। जैसे हायर परचेज की अकाउंटिंग होती है, मतलब उससे मिलती जुलती अकाउंटिंग आपको लीज अकाउंटिंग की होगी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो लार्ज वैल्यू आइटम आप अकाउंटिंग करते थे हायर परचेज में, वही अकाउंटिंग आपको लीज अकाउंटिंग में देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो अकाउंटिंग होगी वो हम AS 19 के हिसाब से करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। मतलब एक तरीके से जो लीज अकाउंटिंग का टॉपिक आपके सिलेबस में डाला गया है वो एक तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 डाला गया है। तो उसी के हिसाब से हम लोग इसकी अकाउंटिंग पढ़ेंगे। तो क्या है ये टॉपिक? देखो, लीज होता क्या है। पहले लीज का मतलब जरा आइए समझ लेते हैं एक बार। देखो बेटा, मेरे पास एक एसेट है। मान लो मेरे पास एक मशीन है, मैं हूं मिस्टर ए, मेरे पास एक मशीन है। मैंने इस मशीन को मिस्टर बी को किराए पर दे दिया। किराए पर कितने साल के लिए? 5 सालों के लिए। तो मैं ये बोलूंगा कि मैंने ये मशीन मिस्टर बी को लीज पर दिया है। लीज का मतलब क्या होता है कि एक आदमी दूसरे आदमी को अपनी एसेट ट्रांसफर करता है यूज करने के लिए। ध्यान से सुनना बात, रीयूज करने के लिए, बेचता नहीं है। राइट टू यूज ट्रांसफर करता है। मैं कहता हूं मेरा मशीनरी है या मेरा बिल्डिंग है या मेरा कोई भी फर्नीचर है, मेरा कोई और एसेट है, आपको मैं यूज करने के लिए दे रहा हूं और इसके बदले में आप मेरे को हर साल एक पीरियोडिकल पेमेंट दोगे, जिसको हम बोलते हैं लीज रेंटल, ठीक है। तो जो पर्सन अपना एसेट देता है उसको हम लेसर बोलते हैं और जिसको एसेट दिया जाता है उसको हम बोलते हैं लेसी। तो यहां पर लेसर और लेसी के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है जिसको हम बोलते हैं लीज एग्रीमेंट। तो लीज का मतलब क्या है? लीज का मतलब यह होता है कि वन पर्सन ट्रांसफर द राइट टू यूज ऑफ हिज एसेट टू अनदर पर्सन इन कंसिडरेशन ऑफ सम लीज रेंटल और सीरीज ऑफ लीज रेंटल। लीज रेंटल या तो लमसम अमाउंट मिल जाता है एक ही बार में, या फिर थोड़ा थोड़ा करके पैसे मिलते हैं हमको, उसको हम लीज रेंटल बोलते हैं, ठीक है। जो ट्रांसफरर होता है, राइट टू यूज जो ट्रांसफर करता है उसको हम बोलते हैं लेसर, और जिसको ट्रांसफर किया जाता है उसको हम बोलते हैं लेसी, ठीक है। तो यहां पर देखो लीज का क्या मतलब है, ये देखो। लीज इज डिफाइंड एज ए कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइएबल एसेट। आइडेंटिफाइएबल एसेट का मतलब जिस एसेट को आप पहचान सकते हो, जान सकते हो, मतलब जो एसेट मार्केट में एग्जिस्ट करती है वो एसेट, ठीक है। फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को क्या बोलते हैं? लीज रेंटल। दो पार्टी होती हैं, लेसर और लेसी। लेसर कौन होता है? जो ऑनर होता है एसेट का, जो राइट टू यूज ट्रांसफर करता है। और लेसी कौन होता है? जो एसेट को लीज पर लेता है और जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट वो कंज्यूम करेगा उस एसेट से, उसको हम लेसी बोलते हैं। दो तरह के लीज होते हैं, एक होता है फाइनेंस लीज और एक होता है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज क्या होता है? अगर आपने एसेट का जो राइट टू यूज ट्रांसफर किया है तो सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड ऑनर के पास ही है, यानी लेसर के पास है। सिर्फ आपने एसेट के यूज करने का राइट ट्रांसफर किया है, इन दैट केस वो ऑपरेटिंग लीज है। अगर सीधे सीधे शब्दों में बोलूं, जो फाइनेंस लीज नहीं है वो ऑपरेटिंग लीज है, ठीक है। ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए लीज होता है। जनरली इसका एग्रीमेंट 11 महीने से, मतलब 12 महीने से कम होता है, तो 11 महीने का एक एग्रीमेंट बनता है नॉर्मली, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि ऑपरेटिंग लीज मींस ए लीज व्हिच इज नॉट ए फाइनेंस लीज। तो जहां पर सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड along with asset ट्रांसफर नहीं किए जाते लेसर टू लेसी, तो उसको हम ऑपरेटिंग लीज बोलते हैं। तो फाइनेंस लीज क्या होता है? फाइनेंस लीज का मतलब होता है जब आप एसेट ट्रांसफर करते हो तो एसेट से एसोसिएटेड जितने भी रिस्क और रिवार्ड होते हैं वो भी लेसर से लेसी को ट्रांसफर हो जाते हैं, उसको हम फाइनेंस लीज बोलते हैं। यानी फाइनेंस लीज एक तरीके से आप ये समझ लीजिए सेल हो गया, एसेट सेल हो गया, यानी इसको सेल की तरह ट्रीट करते हैं। हम ये मानते हैं कि हमने एसेट लीज पर नहीं दिया, हमने सेल किया है, ठीक है, उसको फाइनेंस लीज बोलते हैं। जैसे जो हायर परचेज है ना, उस वो दैट इज ए प्राइम एग्जांपल ऑफ फाइनेंस लीज। उसमें हम क्या करते हैं? एक एसेट ट्रांसफर कर देते हैं, धीरे धीरे पेमेंट लेते हैं, ठीक है। और एक दिन सारा का सारा जो एसेट का
जब पेमेंट हो जाता है तो ऑनरशिप जो है वो लेसर से, यानी लेसर कौन, वेंडर से परचेजर को ट्रांसफर हो जाती है। यहां पर भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है कि ऑनरशिप एट द एंड ऑफ द पीरियड ट्रांसफर हो जाए। तो फाइनेंस लीज एक तरीके से सेल होता है। तो यहां पर देखिए, फाइनेंस लीज इज ए लीज इन विच लेसर ट्रांसफर ऑल रिस्क एंड रिवार्ड इंसिडेंटल टू ऑनरशिप आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम लेसर टू लेसी अलोंग विद एसेट। मतलब एसेट के साथ में उससे एसोसिएटेड जो रिस्क होते हैं, जो रिवार्ड होते हैं, वो भी ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब फाइनेंस लीज के कुछ इंडिकेटर हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 ने कुछ इंडिकेटर बताए हैं। वो कहता है अगर ये 5 इंडिकेटर में से एक भी इंडिकेटर आपके एग्रीमेंट में मौजूद है तो ये फाइनेंस लीज होगा, और 5 में से अगर कोई भी इंडिकेटर नहीं है तो आप उसको ऑपरेटिंग लीज बोल सकते हो। अब जैसे हमने एग्रीमेंट बनाया, एग्रीमेंट में हमने ये नहीं लिखा कि ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज है, तब ये इंडिकेटर काम करते हैं। अगर मान लीजिए एग्रीमेंट में लिखा हुआ है ऑपरेटिंग लीज, तो फिर तो वो ऑपरेटिंग लीज है। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है इट इज ए फाइनेंस लीज, तो वो फाइनेंस लीज है। अगर एग्रीमेंट में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो बच्चों ये 5 इंडिकेटर हैं, इन 5 में से अगर एक भी इंडिकेटर मौजूद है एग्रीमेंट के अंदर तो समझ लीजिए कि वो फाइनेंस लीज है, और अगर एक भी इंडिकेटर इन 5 में से मौजूद नहीं है तो उसको आप ऑपरेटिंग लीज बोल सकते हो। ठीक है, तो ए लीज विल बी फाइनेंस लीज व्हेन इट सेटिस्फाई एनी ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। एनी का मतलब है इनमें से कोई भी कंडीशन, 5 कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, 5 में से एक भी कंडीशन अगर पूरी हो जाए तो ये फाइनेंस लीज होगा। और इसके ऊपर बेटा 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपका, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द इंडिकेटर्स फॉर आइडेंटिफाइंग ए लीज एज ए फाइनेंस लीज। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। तो क्या है, ए लीज विल बी ए फाइनेंस लीज व्हेन इट सेटिस्फाई एनी ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। नंबर 1, इट इज एग्रीड दैट, पहला इंडिकेटर, अगर एग्रीमेंट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, क्या, इट इज एग्रीड दैट ऑनरशिप ऑफ एसेट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लेसर टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज पीरियड। हमने एक एसेट 5 साल के लिए लीज पर लिया और एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 5 साल के बाद इस एसेट की ऑनरशिप ऑटोमेटिकली लेसर से लेसी को ट्रांसफर हो जाएगी, तो इट इज ए फाइनेंस लीज। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कोई क्लॉज, इसका मतलब हायर परचेज में यही तो होता है, आप एक एसेट लेकर आते हो, धीरे धीरे पेमेंट करते हो, और जब सारे पेमेंट कर देते हो तो ऑनरशिप ऑटोमेटिकली वेंडर से परचेजर को ट्रांसफर हो जाती है। तो ये उसी का एग्जांपल है एक तरीके से। तो हायर परचेज इज ए फाइनेंस लीज, आप ये समझ लो। ठीक है, तो जब एग्रीमेंट में लिखा है कि एट द एंड ऑफ लीज पीरियड द ऑनरशिप ऑफ द एसेट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लेसर टू लेसी, ठीक है, फ्रॉम लेसर टू लेसी, ये पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर ये नहीं है तो दूसरा कंडीशन देखो, लेसी हैज ऑप्शन टू परचेज द लीज एसेट at the end of lease period at a price lower than the fair market value on that date। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि लेसर के पास ऑप्शन है कि वो इस एसेट को लीज पीरियड के एंड में परचेज कर सकता है, किस वैल्यू पर, जो उस वक्त फेयर वैल्यू चल रही होगी एसेट की उससे कम वैल्यू पर। मान लो उस वक्त अगर एसेट की वैल्यू चल रही है 10 लाख, तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आप उससे 30%, 40%, 50% कम पर खरीद सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन है, समझ गए? यानी उस वक्त जो वैल्यू चल रही होगी उससे कम वैल्यू पर खरीदने का आपके पास राइट है, आपके पास ऑप्शन है। तो अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में ऐसा कोई क्लॉज पड़ा हुआ है कि लेसी के पास एक ऐसा ऑप्शन है कि लीज पीरियड के एंड में जाकर वो एसेट को परचेज कर सकता है एट ए प्राइस लोअर देन द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ऑन दैट डेट, तो ये फाइनेंस लीज है। ठीक है, तीसरा, एट इंसेप्शन ऑफ लीज present value of lease payment is equal to or substantially equal to fair value of lease asset। सर मतलब ये, जैसे देखो आज एग्रीमेंट हुआ, आज मतलब ये है 0 टाइम, आज एग्रीमेंट हुआ, वो कहता है 1 लाख यहां देंगे, 2 लाख यहां देंगे, 4 लाख यहां देंगे, 6 लाख यहां देंगे, और एसेट की फेयर वैल्यू मान लीजिए 10 लाख रुपए आज की डेट में, मतलब आज 0 टाइम पर आज एसेट की फेयर वैल्यू है 10 लाख। फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट में जिस वैल्यू पर आज ये एसेट को खरीदा जा सकता है उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू। ठीक है, तो हम इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इस 1 लाख की प्रेजेंट वैल्यू, इस 2 लाख की प्रेजेंट वैल्यू, इस 4 लाख की प्रेजेंट वैल्यू, इस 6 लाख की प्रेजेंट वैल्यू, इन सारे लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू अगर फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर है, प्रेजेंट वैल्यू तो जानते होंगे ना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके,
जैसे मान लो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हैं। पहले साल का होगा 0.909, दूसरे साल का होगा 0.826। ये जिन बच्चों ने FM पढ़ा है उन्हें पता होगा, जिन बच्चों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा हुआ है मैथ्स में उनको भी पता होगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रेट करके निकालते हैं कैलकुलेटर पर। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इज इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट और सब्सटेंशियली इक्वल टू। कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बराबर हो, सब्सटेंशियली इक्वल हो। अब सब्सटेंशियल का मतलब अगर इसके 90% के बराबर भी है, जो आप लीज रेंटल पे करने वाले हो फ्यूचर में, उन सब की आज की वैल्यू अगर या तो फेयर वैल्यू के बराबर है या फेयर वैल्यू के सब्सटेंशियली बराबर है, मतलब 90% के आसपास है, तब भी वो आपका फाइनेंस लीज होगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू इसमें लिखा हुआ है, सब्सटेंशियली इक्वल टू। तो सब्सटेंशियली इक्वल टू का मतलब होता है, सब्सटेंशियली इक्वल टू इज नॉट डिफाइन इन AS19। AS19 में नहीं बोला, लेकिन इसको आप 90% ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ले सकते हो। ठीक है, तो अगर ये इंडिकेटर मौजूद है तो आपका फाइनेंस लीज होगा। अच्छा, अगर ये भी नहीं है तो देखो, व्हेन लीज पीरियड कवर मेजर पार्ट ऑफ लीज एसेट जनरली मोर देन 50%, मतलब अगर एसेट की यूजफुल लाइफ 10 साल है मान लो, और आपने 6 साल के लिए उस एसेट को लीज पर ले लिया, तो भी हम इसको फाइनेंस लीज मानेंगे, क्योंकि एसेट की यूजफुल लाइफ का मेजर पार्ट तो लीज टर्म में कवर हो रहा है। यानी 50% से ज्यादा टाइम तो लेस ही यूज करेगा उस एसेट को, तो हम इसको फाइनेंस लीज मानेंगे, यानी सेल मानेंगे एक तरीके से, ये फिर लीज नहीं है। समझ गए? और अगर ये भी नहीं है तो देखो, asset is of specialized nature and cannot be used by any person other than lessee without any major modification। सर इसका मतलब ये है कि एसेट को लेसी ने यानी लेसर ने लेसी को इस तरह बनाकर दिया है कि उसे लेसी ही यूज कर सकता है, उसके अलावा और कोई यूज नहीं कर सकता। इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए मेरे पास एक गाड़ी है, एक हॉस्पिटल वाला मेरे पास आता है, वो कहता है अपनी गाड़ी हमको लीज पर दे दो, हम इसको एम्बुलेंस बनाएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा आप एम्बुलेंस बनाकर हमको दे दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा 10 साल के लिए लीज पर लेंगे। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। मैंने उस गाड़ी को क्या किया, मैंने उस गाड़ी को एम्बुलेंस बनाया और उनको लीज पर दे दिया। अब मान लो 1 महीने के बाद वो कहने लगे भैया अपनी गाड़ी ले जाओ, क्या ऐसा चलेगा? मैं क्या करूंगा उस गाड़ी का? एम्बुलेंस को तो मैं चला भी नहीं सकता। तो हमने एसेट को स्पेशलाइज्ड नेचर का बनाया, किसके लिए? हॉस्पिटल के लिए। तो वो फाइनेंस लीज ही माना जाएगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए ही होगा। हम उसको मानेंगे कि ये फाइनेंस लीज है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ही होगा। एक तरीके से वो सेल ही हो गया, वो पूरी जिंदगी फिर वो हॉस्पिटल में ही जाएगी वो गाड़ी। समझ गए? क्यों? क्योंकि फिर एम्बुलेंस अगर हमने बना दिया, देखो एम्बुलेंस का एक स्पेशलाइज्ड नेचर होता है। ऐसा नहीं है हर गाड़ी आप एम्बुलेंस के तौर पर नहीं चला सकते, उसको स्पेसिफिकली बनाया जाता है। गाड़ी कोई भी हो उसको एम्बुलेंस बनाया जाता है। ठीक है, उसमें स्ट्रेचर लगाया जाता है, उसमें ऑक्सीजन का इंतजाम किया जाता है, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं, तब जाकर कोई गाड़ी एम्बुलेंस बनती है। तो एसेट इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनी पर्सन अदर देन लेसी विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन। जब तक उस एसेट में मेजर मॉडिफिकेशन ना हो जाए, कोई और उसको यूज ही नहीं कर सकता। इसलिए अगर कोई स्पेशलाइज्ड नेचर की एसेट है जो आपने उसको बनाकर दी है, तो वो फाइनेंस लीज ही माना जाएगा। तो इन पांचों में से अगर एक भी इंडिकेटर मौजूद है तो ये फाइनेंस लीज होगा, और इसमें से एक भी इंडिकेटर मौजूद नहीं है तो फिर ये ऑपरेटिंग लीज है। समझ गए? तो फिर ये ऑपरेटिंग लीज है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब फाइनेंस लीज की पहले हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे। फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग समझ लीजिए बच्चों, बिल्कुल ऐसा होगा जैसे हम हायर परचेज की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। हम दोनों की बुक्स में अकाउंटिंग पढ़ेंगे, इन द बुक्स ऑफ लेसर और इन द बुक्स ऑफ लेसी। तो पहले मैं लेसी की बुक्स में पढ़ूंगा। लेसी कौन है? जो एसेट को यूज करेगा, और लेसर कौन है? जिसने एसेट को लीज पर दिया है। ठीक है, तो पहले लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग पढ़ते हैं। लेसी इस एसेट को अपना एसेट मानकर रिकॉर्ड करेगा। अगर उसने एसेट को फाइनेंस लीज पर लिया है तो वो उसे अपना एसेट मानकर रिकॉर्ड करेगा, और एंट्री बनाएगा एसेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। अब लीज लायबिलिटी मतलब जो फ्यूचर में उसको पेमेंट करने हैं, वो लीज लायबिलिटी होती है। अब ये एंट्री किस वैल्यू पर बनेगी? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये लीज लायबिलिटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और ये कैसे निकलेगी? जितने भी आप लीज रेंटल पे करने वाले हो, उन सब की आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी, उस प्रेजेंट वैल्यू को फेयर वैल्यू से कंपेयर किया जाएगा, और उन दोनों में से जो लोअर होगा उस पर ये एंट्री बनेगी। यानी एंट्री बनेगी एसेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी अकाउंट। अब ये एंट्री किस वैल्यू से बनेगी? द अबव एंट्री विल बी मेड एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। मिनिमम लीज पेमेंट में क्या क्या आता है? लीज रेंटल, इसके अलावा कुछ और भी आता है, मैं बताऊंगा अभी आपको। अभी आप सिंपली लीज रेंटल मान लो।
तो लीज रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू निकालो और उसको फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करो, इन दोनों में से जो लोअर होगा उस वैल्यू से ये एंट्री बनेगी। फेयर वैल्यू का मतलब आज एसेट को मार्केट में जाकर कितने में खरीद सकते हो उसको फेयर वैल्यू बोलेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट विच एवर इज लोअर एट इंसेप्शन ऑफ लीज, वहां से ये एंट्री बनेगी। ठीक है, तो उस वैल्यू से ये एंट्री बनेगी, एसेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू लीज रेंटल। समझ में आ गई बात यहां तक? ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, जब एट द एंड ऑफ द पीरियड, हर पीरियड के एंड में अब लेसी पेमेंट करेगा, जो लीज रेंटल होते हैं ना उसका पेमेंट करेगा। तो लीज रेंटल के अंदर हम मानेंगे कुछ इंटरेस्ट है और कुछ प्रिंसिपल अमाउंट है। तो पहले हमें इंटरेस्ट को ड्यू करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट को हम फाइनेंस चार्ज भी यहां पर बोलते हैं, तो हम कहेंगे फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी अकाउंट। पहली एंट्री, जब कभी भी जो आप लीज रेंटल पे करने के लिए जाओगे तो पहले उसमें जितना इंटरेस्ट इंक्लूड है वो इंटरेस्ट से पहले एंट्री बनाओगे, फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी अकाउंट, और फिर आप पेमेंट करोगे लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये आपकी एंट्री बनेगी। समझ गए? तो देखिए, व्हेन लेसी मेक्स लीज पेमेंट इन ईच पीरियड देन सच पेमेंट कंटेन फॉलोइंग, दो चीजें होती हैं उसके अंदर, प्रिंसिपल अमाउंट विच इज पेमेंट अगेंस्ट एसेट एंड इट रिड्यूस लीज लायबिलिटी, और फाइनेंस चार्ज इंटरेस्ट जो एक्सपेंसेस माना जाता है। मतलब यह है कि जो भी आप हर साल के एंड में पेमेंट करोगे उसके अंदर कुछ लीज पेमेंट का पार्ट होगा और कुछ इंटरेस्ट होगा। तो जो लीज पेमेंट का पार्ट होगा उससे लीज पेमेंट घटता है, और मतलब जो लीज लायबिलिटी का पार्ट है वो लीज लायबिलिटी उससे घटती है, और जो इंटरेस्ट होता है वो पीएनएल में जाता है एक्सपेंसेस के तौर पर। और उसकी एंट्री क्या बनेगी वो देखो जरा, जब फाइनेंस चार्ज ड्यू होगा तो फाइनेंस चार्ज टू लीज लायबिलिटी, और लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ गए? ये एंट्री हो गई। अब ऊपर मैंने आपको बोला कि एंट्री बनेगी मिनिमम लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कैसे निकाला जाता है? तो पहले तो हमको एमएलपी, मिनिमम लीज पेमेंट को मैं शॉर्ट में बोलूंगा एमएलपी। तो एमएलपी कैसे निकालते हैं? एमएलपी का मतलब क्या है? तो देखो, एमएलपी लेसी इज कैलकुलेटेड एज अंडर, एमएलपी लेसी, इसको हम बोलेंगे एमएलपी लेसी, यानी मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम लेसीज पॉइंट ऑफ व्यू को हम बोलते हैं एमएलपी लेसी। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? टोटल लीज रेंटल जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पे करोगे, और एक इसमें ऐड करते हैं गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। अब ये गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है बेटा? लीज टर्म के एंड में लेसी गारंटी देता है लेसर को कि अगर तुम्हारा एसेट कहीं नहीं बिका तो कम से कम मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं कि इतने में मैं तुमसे खरीद लूंगा, उसको बोलते हैं गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। यानी लेसी लेसर को गारंटी देता है कि अगर तुम्हारा एसेट कहीं नहीं बिका लीज पीरियड के एंड में तो इतना अमाउंट तो मैं तुमको दूंगा ही दूंगा, आप इसकी चिंता मत करो। तो इसको बोलते हैं जीआरवी, शॉर्ट में बोलते हैं जीआरवी। ठीक है, तो मिनिमम लीज पेमेंट निकालते वक्त टोटल लीज रेंटल में इस जीआरवी को भी ऐड कर दिया जाता है, टोटल मिलाकर बनता है एमएलपी लेसी। फिर एमएलपी लेसी की प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है, उस प्रेजेंट वैल्यू को फेयर वैल्यू से कंपेयर किया जाता है, उन दोनों में जो लोअर होता है उससे आपको एंट्री बनानी होती है एसेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी अकाउंट। फिर हर साल के एंड में जब पेमेंट करोगे तो पहले फाइनेंस चार्ज जो ड्यू करोगे, फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, फिर पेमेंट करोगे तो लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। और आपने इस एसेट को अपना एसेट मानकर रिकॉर्ड किया है तो इस पर डेप्रिसिएशन भी लगाओगे, और डेप्रिसिएशन क्या होगा? जो ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। अगर आपको यूजफुल लाइफ गिवन है तो यूजफुल लाइफ के हिसाब से लगाओ, यूजफुल लाइफ गिवन नहीं है तो जो लीज पीरियड है उसी लीज पीरियड में ही आप डेप्रिशिएट कर दीजिए उस एसेट को। तो डेप्रिसिएशन ऑन लीज एसेट देखो लगाना पड़ेगा। अच्छा, जीआरवी का मतलब भी लिखा हुआ है, देखो जीआरवी मींस वैल्यू ऑफ एसेट व्हिच इज गारंटीड बाय लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म। अच्छा, डेप्रिसिएशन देखो कैसे लगेगा? इफ लेसी हैज परचेज ऑप्शन एंड लेसी हैज सर्टेन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन देन एसेट विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। यानी लेसी के पास ऑप्शन है कि वो एसेट को परचेज कर सकता है, और वो परचेज करना उसका सर्टेन है, तो जो भी एसेट की यूजफुल लाइफ है उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाइए। लेकिन अगर कोई ना तो आपके पास परचेज ऑप्शन है, और परचेज ऑप्शन अगर है भी लेकिन आप सर्टेन नहीं हो कि एक्सरसाइज करोगे या नहीं करोगे, तो जो लीज पीरियड है उसी में उस एसेट को डेप्रिशिएट करिए। ठीक है, तो यहां पर डेप्रिसिएशन की एंट्री तो आपको पता ही है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और इंटरेस्ट यानी जो फाइनेंस चार्ज था और डेप्रिसिएशन था दोनों को ही उठाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दिया जाता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लो यहां पर, ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, एक्स लिमिटेड टेक ए मशीन ऑन लीज फॉर 4 ईयर ऑन 1/1/2020 एड लीज रेंटल ऑफ रुपीज 3,60,000, 5,00,000, 440, 8,00,000 पर ईयर, यानी इतने इतने लीज रेंटल हर साल दिए जाएंगे। जीआरवी इज 1 लाख एट द एंड ऑफ 4th ईयर, 4th ईयर के एंड में गारंटी दे दी लेसी ने कि मैं तुमको 1 लाख रुपए तो और दूंगा इस एसेट के लिए, तो वो क्या हो गया? जीआरवी, यानी गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू।
इंटरेस्ट रेट है 10%, फेयर वैल्यू है 18 लाख रुपए, जो आज की डेट में एसेट की फेयर वैल्यू है वो 18 लाख है। ठीक है, पास जर्नल एंट्री इफ फर्स्ट ईयर एंड आल्सो प्रिपेयर लीज लायबिलिटी अकाउंट, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसएलएम बेसिस। अब कोई यूजफुल लाइफ तो गिवन है नहीं, तो 4 साल जो लीज टर्म दे रखा है उस 4 से ही एसेट की वैल्यू को डिवाइड कर दोगे तो हर साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि भैया जो पहली एंट्री बनाओगे फर्स्ट ईयर वो किस वैल्यू से बनाओगे। तो वैल्यू कैसे निकालोगे, आप क्या करते हो, जो मिनिमम लीज पेमेंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालिए और फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करिए, उन दोनों में से जो लोअर होगा उस पर आपको एंट्री बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए जरा प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं हम, कैसे प्रेजेंट वैल्यू इसकी निकाली जाती है। देखो बेटा, सबसे पहला काम होगा हमें कि एसेट को किस वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करना है। तो एग्जांपल नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेसी। एमएलपी लेसी का मतलब होता है लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम लीज पेमेंट जो है। तो सर क्या लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट हो सकता है? जी हाँ, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम लीज पेमेंट अलग हो सकता है, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। तो यहां पर देखो जरा, सबसे पहले ईयर्स 1 2 3 4, 4 साल है। फिर देखो पेमेंट यानी लीज पेमेंट, लीज पेमेंट देखिए, पहले साल 360, दूसरे साल 5 लाख, 5 लाख, तीसरे साल है 440 और चौथे साल है 8 लाख। लेकिन चौथे साल 8 लाख मत लेना, आप चौथे साल 9 लाख लेना। सर क्यों? क्योंकि देखिए 8 लाख तो जो लीज रेंटल था प्लस 1 लाख जीआरबी वो भी आएगा, तो 9 लाख होगा। अब यहां पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप लिखोगे, 10% का रेट दे रखा है ना, तो उसके हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं आप सबको पता है। अब 10% का रेट है तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1 करोगे। अगर 12% होता तो 1 डिवाइडेड बाई 1.12 करते, 15% होता तो 1 डिवाइडेड बाई 1.15 करते, और बराबर वाला बटन दबाओ। तो जैसे ही बराबर वाला बटन दबाओगे पहले साल का आ जाएगा 0.9090। ठीक है, फिर दूसरा बार बराबर का बटन दबाओगे तो 0.8264, फिर तीसरी बार बराबर वाला बटन दबाओगे तो 7513, फिर बराबर वाला बटन दबाओगे तो 0.6830। लो जी, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हो गए। अब आप यहां पर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो इनकी। प्रेजेंट वैल्यू तो 3,60,000 इंटू, लो जी 3,60,000 इंटू 0.9090, ये हो जाएगा 3,27,240। ठीक है, उसके बाद 5 लाख इंटू 0.8264, ये हो जाएगा 4,13,200। फिर है 4,40,000 इंटू 0.7513, ये हो गया 3,30,572। उसके बाद 9 लाख इंटू 0.6830, ये हो गया 6,14,700। और बच्चों अब इन सबका लगाइए टोटल, ये हो जाएगा 16,85,712। लो जी, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेसी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेसी आ गया ये। अब फेयर वैल्यू कितना है देखो जरा क्वेश्चन में। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है 18 लाख। तो लोअर कौन सा है? लोअर है एमएलपी लेसी की प्रेजेंट वैल्यू, तो इस वैल्यू से एंट्री बनेगी। ठीक है, तो एंट्री कैसे बनेगी? एंट्री आप बना दीजिए जर्नल एंट्रीज। तो पहले यानी 1/1/2020 को जिस दिन लीज पर लिया इंसेप्शन पर, उस दिन एंट्री बनेगी एसेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी अकाउंट। अच्छा, अगर आप चाहो टू लेसर भी लिख सकते हो, टू लेसर, लेकिन हम नॉर्मली लीज लायबिलिटी लिखते हैं। कितने से? 16,85,712 से, 16,85,712 रुपए से।
ठीक है, बताइए। अच्छा, अब आपसे देखो लायबिलिटी शीट, आपसे लीज लायबिलिटी अकाउंट पूछा है, तो लीज लायबिलिटी अकाउंट जैसे आप हायर वेंडर का अकाउंट बनाते थे ना, वैसे ही लीज लायबिलिटी अकाउंट बनेगा, बिल्कुल सिंपल। तो या तो आप ऐसा करो लायबिलिटी शीट बना लो, लीज लायबिलिटी अकाउंट छोड़ो, या आप लीज लायबिलिटी अकाउंट भी बना सकते हो। तो आपसे जो पूछेगा वैसे ही बना दो। मैं लीज लायबिलिटी अकाउंट बना देता हूँ, आइए। ठीक है, लीज लायबिलिटी अकाउंट। तो लीज लायबिलिटी अकाउंट कैसे बनेगा, जैसे हायर वेंडर का अकाउंट बनता था बिल्कुल वैसे ही लीज लायबिलिटी अकाउंट बनेगा। लीज लायबिलिटी अकाउंट, सबसे पहले 1/1/2020 को बाई एसेट कितने का, 16,85,712 रुपए से, ये एंट्री समझ गए। अब पहले इंटरेस्ट यहां पर डी होगा, पहली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी, यानी पहला पेमेंट जाएगा कितना, आप देख लो यहां पर, ये 3,60,000 पहला पेमेंट जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले इंटरेस्ट, इसके अंदर कुछ इंटरेस्ट होगा, तो इंटरेस्ट देखो बाई फाइनेंस चार्ज, इसको आप इंटरेस्ट भी बोल सकते हो, फाइनेंस चार्ज भी बोल सकते हो, @ 10%, तो कितना होगा 1,68,571, यानी 16,85,712 का 10%, ये इंटरेस्ट हो गया। फिर यहाँ पर पेमेंट जाएगा 31 दिसंबर 2020 को टू बैंक, ये पहला पेमेंट जाएगा कितना, 3,60,000। ठीक है, फिर आएगा बैलेंस सीडी। अब बैलेंस सीडी कितना आएगा देख लो, यह आएगा 14,94,283, ये बैलेंस सीडी आ गया। फिर यहाँ पर 1/1/2021 को बाई बैलेंस बीडी 14,94,283। ठीक है, फिर इंटरेस्ट डी होगा यहाँ पर 31 दिसंबर 21 को बाई इंटरेस्ट या फाइनेंस चार्ज, आप जो भी बोलो, 10% के हिसाब से। अब इंटरेस्ट होगा 1,49,428, यानी इसका 10%। फिर पेमेंट होगा 31 दिसंबर 2021 को टू बैंक, इस बार पेमेंट हो रहा है 5 लाख रुपए, देख लो कितना पेमेंट हो रहा है, 5 लाख, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 5 लाख की। ठीक है, और इसी तरीके से आप बना दोगे, मैं अब आगे नहीं बना रहा हूं, आप खुद बना सकते हो। जो भी बैलेंस सीडी बचेगा वो बैलेंस सीडी यहाँ पर लाओगे, समझ गए। फिर बाई इंटरेस्ट यानी फाइनेंस चार्ज 10%, फिर टू बैंक 4,40,000, फिर टू बैलेंस सीडी, फिर यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी, फिर यहाँ पर टू बैंक 9 लाख लिखना, लास्ट में 9 लाख, और बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट आ जाएगा लास्ट वाले में। लास्ट वाले में हमेशा बैलेंसिंग फिगर को इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये आपका लीज लायबिलिटी अकाउंट इस तरीके से बनता है। आप चाहो तो लीज मतलब लायबिलिटी शीट भी बना सकते हो, जैसे हम बनाते थे ना, कैसे बनाते थे लायबिलिटी शीट, हायर परचेज में याद करो, यहाँ पर मैं लिखता था ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, पहले यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिखता था जिस वैल्यू पर आपने रिकॉग्नाइज किया, फिर यहाँ पर फाइनेंस चार्ज यानी इंटरेस्ट, फिर पेमेंट, और फिर क्लोजिंग बैलेंस बचता था। ठीक है, तो ऐसे ही बना सकते हो, पहले यहाँ पर 16,85,000 जो भी आया था वो लिखो, फिर इंटरेस्ट पहले उसका, फिर पेमेंट, फिर क्लोजिंग बैलेंस, फिर इसी तरीके से यहाँ पर। ठीक है जी, फिर जो बैलेंस आया होगा वो यहाँ ले जाओ, फिर फाइनेंस चार्ज, फिर पेमेंट, फिर क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, फिर इसको उठाकर यहाँ ले जाओ, फिर इंटरेस्ट, फिर पेमेंट, फिर जो क्लोजिंग बैलेंस, फिर इसको उठाकर यहाँ ले जाओ। ठीक है, फिर पहले पेमेंट लिख देंगे, लास्ट वाला नील हो जाएगा, और फिर बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट आ जाएगा लास्ट वाले में। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, जैसे हायर परचेज की अकाउंटिंग होती है बिल्कुल सेम तरीके से इसकी भी होती है। तो ये हो गया आपका। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 इसी तरीके का है, लेकिन मैंने उसको लिया हुआ है। अब क्यों लिया हुआ है मैं अभी बताता हूँ, शॉर्टकट से निकालने के लिए मैंने लिया हुआ है। एक्स लिमिटेड टेक ए लीज ऑफ बिल्डिंग फॉर 4 ईयर एट लीज रेंटल ऑफ 4 लाख पर ईयर, जीआरवी इज 1 लाख एट द एंड ऑफ 4th ईयर, इंटरेस्ट रेट इज 12%, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है 13 लाख, पास जर्नल एंट्री फॉर फर्स्ट ईयर एंड प्रिपेयर लीज लायबिलिटी डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसएलएम बेसिस। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में अगर डेप्रिसिएशन लगाना हो तो 4 साल का था ना, तो 16,85,712 जो आया था उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो हर साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा एसएलएम बेसिस पर। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखो हर साल का लीज रेंटल बराबर बराबर है, तो पहले साल 4 लाख, दूसरे साल 4 लाख, तीसरे साल 4 लाख, चौथे साल 4 लाख, चौथे साल 1 लाख और होगा, यानी जीआरवी 5 लाख, यानी 4 + 1 5 लाख। ठीक है, अब जब आपका लीज रेंटल बराबर बराबर हो ना,
तो आप पीवीएएफ से काम चला सकते हो। पीवीएएफ का मतलब प्रेजेंट वैल्यू एनुअल फैक्टर। अब प्रेजेंट वैल्यू एनुअल फैक्टर कैसे निकलता है? जैसे देखो रेट दे रखा है आपका 12%, तो आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल देखो कैसे निकालोगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल आप कैसे निकाल सकते हो? 4 लाख को इनटू करो पीवीएएफ से 12% के हिसाब से। तो पीवीएएफ कैसे निकलेगा? देखो पीवीएएफ निकलेगा 1 डिवाइडेड बाई 1.12 और 4 बार बराबर वाला बटन दबा दो, क्योंकि 4 साल है ना, तो 4 बार बराबर वाला बटन दबाओ। 1 2 3 4, ठीक है 4। अच्छा वो चौथे साल का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है ना, वो मैं यहां पर अभी लिख रहा हूं 6355, मैं इसको लिख रहा हूं, इसकी अभी जरूरत पड़ेगी। बाकी आपने 4 बार ये करा, फिर जीटी का बटन दबा दो। तो जीटी का बटन दबाओगे तो ये टोटल आ जाएगा, देखो 3.07373, ये टोटल आ गया। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इन सारे जो भी आप 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख जो 4 सालों में दोगे ना, उसका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। और फिर ये मैंने यहां पर छठे साल का क्यों लिया है? क्योंकि जीआरबी की प्रेजेंट वैल्यू चौथे साल के एंड में निकलेगी, तो जीआरबी की प्रेजेंट वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करके निकलेगी। तो अब आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। तो यहां पर देखिए 3.0373 इंटू 4 लाख, तो ये आ जाएगा 12,14,920, और इस 1 लाख का ये आ जाएगा 63,550। और अब टोटल जरा देख लो, 12,78,470 रुपए आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेसी आ गया। और फेयर वैल्यू कितना है? फेयर वैल्यू है 13 लाख, तो अभी भी ये कम है, तो इसी से एंट्री बनेगी। 12,78,470 से एंट्री बनेगी। समझ गए? और आपको लाइबिलिटी शीट या लीज लाइबिलिटी अकाउंट बनाना है, तो इसी वैल्यू को लेकर आप बना दो। 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या करोगे अगर लीज लाइबिलिटी अकाउंट बनाना है? तो पहले बाई एसेट अकाउंट, उसके बाद बाई इंटरेस्ट इस पर लगेगा 12% के हिसाब से, फिर टू बैंक 4 लाख पहले साल, फिर टू बैलेंस सीडी, फिर बाई बैलेंस बीडी जो आएगा बैलेंस उस पर 12% इंटरेस्ट लगेगा, फिर टू बैंक 4 लाख, फिर बाई बैलेंस बीडी, ठीक है, टू बैलेंस सीडी निकाल कर बाई बैलेंस बीडी, फिर 12% का इंटरेस्ट लगेगा, फिर टू बैंक, और फिर लास्ट ईयर में पेमेंट होगा 5 लाख का, 4 लाख प्लस जीआरबी 1 लाख, ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट होगा लास्ट ईयर का। ठीक, अच्छा अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में फेयर वैल्यू लोअर आ जाता है, किससे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेसी से। इस केस में हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे 12% है ना, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिकैलकुलेट करना पड़ता है आईआरआर की तरह। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन में नहीं आने वाली। आपके क्वेश्चन में नॉर्मली जो होगा वो ज्यादातर आपका फेयर वैल्यू से जो आपका एमएलपी लेसी जो है वो कम ही आएगा। ये तो हो गया हमारा लेसी की बुक में अकाउंटिंग। अब बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ लेसर, यानी फाइनेंस लीज की लेसर की बुक में अकाउंटिंग कैसे होती है। लेसर जो है, लेसर ने एसेट बेच दिया। फाइनेंस लीज में हम मानकर चलते हैं एसेट हमारे ब्याज से चला गया, यानी हमने बेच दिया, तो एंट्री क्या बनती है? लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। जो एसेट चला गया, और लीज रिसीवेबल मतलब हमें पैसे लेने हैं लेसी से, तो उसको हम लीज रिसीवेबल बोलते हैं। अब ये एंट्री किस वैल्यू से बनेगी? ये एंट्री बनेगी नेट इन्वेस्टमेंट से या फेयर वैल्यू से। तो जो फेयर वैल्यू होता है वही नेट इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपको नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है, फेयर वैल्यू नहीं गिवन है, तो नेट इन्वेस्टमेंट निकाल लो, लेकिन अगर फेयर वैल्यू गिवन है तो वही आपका नेट इन्वेस्टमेंट होगा। समझ गए? तो नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब सवाल उठता है सर ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एमएलपी लेसर। जैसे एमएलपी लेसी था ना, ऐसे एमएलपी लेसर भी होता है। अब एमएलपी लेसर क्या होता है? इसमें एमएलपी लेसी पहले लो, लेसी, और एमएलपी लेसी में क्या क्या होता है? लीज पेमेंट प्लस जीआरबी, ये होता है एमएलपी लेसी। इसमें एक चीज और ऐड करनी होती है, यूजीआरबी। अब यूजीआरबी क्या है? अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। यूजीआरबी अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि देखो लेसी ने लेसर को गारंटी दी है कि 1 लाख रुपए मैं तुमको दूंगा, ये तो जीआरबी हो गई, यानी जो लेसी ने गारंटी दे दी। इसके अलावा मान लीजिए लेसी खुद एस्टिमेट लगाता है, लेसर खुद एस्टिमेट लगाता है कि अगर मैं मार्केट में इस एसेट को बेचूं तो कितने में बिक जाएगा। अब वो एस्टिमेट लगा रहा है यार मैं तो 1.5 लाख में बेच सकता हूं, तो इसका मतलब वो अपनी जो रेसिडुअल वैल्यू है वो 1.5 लाख कंसीडर करेगा उस एसेट की। वो कहेगा इस 1.5 लाख में से 1 लाख की तो गारंटी दे रखी है, बाकी जो 50,000 है ना वो अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है, मतलब उसकी किसी ने गारंटी नहीं दी, लेकिन वो कंसीडर पूरा 1.5 लाख ही करेगा। तो वो टोटल रेसिडुअल वैल्यू यानी एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू को लीज रेंटल में ऐड करता है।
जो टोटल लीज रेंटल होते हैं ना, तो एमएलपी लेसी निकालते वक्त टोटल लीज रेंटल में हम जीआरवी ऐड करते हैं, लेकिन अगर लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो टोटल लीज रेंटल में ईआरवी ऐड करता है। ईआरवी का मतलब एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू। एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू में जीआरवी भी होता है, और जीआरवी से जितना ज्यादा होता है ईआरवी, वो यूजीआरवी होता है। तो मैं आप बोल सकता हूं जीआरवी प्लस यूजीआरवी इज इक्वल टू ईआरवी। तो अगर किसी क्वेश्चन में ईआरवी दे रखा है तो लेसर की यहां तो सीधा ईआरवी ले लेना, लेकिन लेसी की यहां आपको जीआरवी लेना पड़ेगा। समझ गए? तो जैसे अगर मैं कहूं किसी क्वेश्चन में ईआरवी दे रखा है, ईआरवी, और साथ में आपको यूजीआरवी भी दे रखा है, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, और आपसे अकाउंटिंग पूछी लेसर की बुक में, तो लेसर की बुक में तो आप सीधा ये उठा लो, लेकिन अगर लेसी की बुक में आपसे अकाउंटिंग पूछी तो लीज रेंटल में आपको ईआरवी में से पहले यूजीआरवी घटाना, तो जो बचेगा जीआरवी, तो लीज रेंटल में जीआरवी ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो लेसी की यहां तो लीज रेंटल में जीआरवी ऐड करना, लेसर की यहां जीआरवी भी ऐड करना और यूजीआरवी भी ऐड करना, दोनों ऐड करना, क्योंकि ये क्या है, दोनों ईआरवी है, मिलाकर ईआरवी कहलाते हैं। ठीक है? तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आप क्या करते हो, सबसे पहले निकालते हो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब एमएलपी लेसर, एमएलपी लेसर का मतलब एमएलपी लेसी प्लस यूजीआरवी, या बोल सकते हो टोटल लीज रेंटल प्लस ईआरवी, वो होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो वो होता है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट को ही हम नॉर्मली फेयर वैल्यू बोलते हैं, उससे ये एंट्री बनती है। समझ गए? फिर उसके बाद ये जब पेमेंट रिसीव करेगा तो जितना पेमेंट रिसीव करेगा उसमें दो चीजें होंगी, एक फाइनेंस इनकम और एक जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो। तो पहले ये फाइनेंस इनकम ड्यू करता है, तो फाइनेंस इनकम इसके लिए इनकम होती है, तो क्रेडिट होती है, तो ये पहले लीज रिसीवेबल को डेबिट करेगा टू फाइनेंस इनकम, और फिर जब रिसीव करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल अकाउंट, ये उसकी एंट्री बनेगी रिसीव करते वक्त। तो नेट इन्वेस्टमेंट मींस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एमएलपी लेसी प्लस यूजीआरवी और टोटल लीज रेंटल प्लस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू, यानी एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू का मतलब होता है जीआरवी प्लस यूजीआरवी। UGRV is the amount which a lessor expect to be received from market by selling lease asset at the end of lease period in addition to GRV। यानी जो लेसी ने गारंटी दी थी उसके अलावा अगर उसको लगता है कि मेरे को और कुछ भी ज्यादा मिल सकता है, उसको हम UGRV बोलते हैं। ठीक है? द सम ऑफ GRV एंड UGRV इज कॉल्ड टोटल रेसिडुअल वैल्यू ऑफ लीज एसेट, जिसको हम एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू भी बोल सकते हैं। जब लेसी लेसर अमाउंट रिसीव करेगा तो उसमें दो चीजें होंगी, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट और एक फाइनेंस इनकम, और उसकी एंट्री क्या होगी, फाइनेंस इनकम को पहले ड्यू किया जाता है, तो लीज रिसीवेबल टू फाइनेंस इनकम, और जब अमाउंट मिल जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल अकाउंट, ये एंट्री बनती है। अच्छा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस होता है उसको अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम बोला जाता है। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, जैसे मान लीजिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट था 10 लाख, अब आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो वो नेट इन्वेस्टमेंट हुआ, नेट इन्वेस्टमेंट आया मान लीजिए 8 लाख, तो 10 लाख और 8 लाख का जो डिफरेंस होगा 2 लाख, दैट इज कॉल्ड अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम का मतलब होता है जो टोटल फाइनेंस इनकम आप कमाओगे ओवर द लीज पीरियड, उस सबके टोटल को, यानी जो फाइनेंस इनकम आप हर साल कमाओगे थोड़ा थोड़ा करके, उन सबके टोटल को अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम बोला जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे सिर्फ अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालने के लिए ही बोल देता है, कहता है कि कैलकुलेट करके बताओ अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कितना निकलेगा। ठीक है? तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से नेट इन्वेस्टमेंट घटा देंगे तो आपका अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आ जाएगा। तो देखिए जरा यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3, एक्स लिमिटेड गिव्स ए बिल्डिंग ऑन लीज फॉर 4 ईयर एट लीज रेंटल ऑफ 5 लाख पर ईयर, एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू 2.5 लाख एंड यूजीआरवी 1 लाख एट द एंड ऑफ 4th ईयर, इंटरेस्ट रेट है 15%, यू आर रिक्वायर्ड, पास जर्नल एंट्री ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन एंड प्रिपेयर लीज लाइबिलिटी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लेसी। तो पहले तो लेसी की बुक्स में पूछ रहा है कि किस वैल्यू पर एसेट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो किस वैल्यू पर किया जाता है, एमएलपी लेसी और फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर पर। कैलकुलेट अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, जब भी आपसे अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम पूछे तो समझ लेना लेसर की बुक में अकाउंटिंग आ गई, और लेसर की बुक में आप पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालोगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, तो जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो नेट इन्वेस्टमेंट होगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस होगा वो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम होगा, और पास जर्नल एंट्री फॉर फर्स्ट ईयर एंड ऑल्सो प्रिपेयर लीज रिसीवेबल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लेसर। जैसे आप हायर वेंडर की यहाँ हायर परचेजर अकाउंट बनाते थे ना, वैसे ही समझ लीजिए लीज रिसीवेबल अकाउंट बनता है। पहले लिखोगे टू एसेट उसके डेबिट साइड में, फिर टू फाइनेंस इनकम, फिर बाई बैंक, फिर बाई बैलेंस सीडी, फिर टू बैलेंस बीडी, फिर टू फाइनेंस इनकम, फिर बाई बैंक, फिर बाई बैलेंस सीडी, ये आपका लीज रिसीवेबल अकाउंट होता है। जैसे हायर परचेजर अकाउंट होता था वेंडर की बुक में, वैसे ही समझ लीजिए लीज रिसीवेबल अकाउंट है लेसर की बुक में। ठीक है? तो पहले तो लेसी की बुक में किस वैल्यू पर रिकॉग्निशन होगा,
तो आइए देखो यहां पर हर साल का लीज रेंटल क्या है, बराबर बराबर है, तो पीवीएएफ से काम चल जाएगा। रेट कितना है, 15%। तो यहां पर सबसे पहले लिखो कैलकुलेशन ऑफ एमएलपी लेसी, कैलकुलेशन ऑफ एमएलपी लेसी। तो पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल, हर साल का लीज रेंटल है 5 लाख इंटू पीवीएएफ। अब पीवीएएफ जरा देखो, पीवीएएफ एट द रेट 15% फॉर 4 ईयर, तो कैसे निकलेगा आप देख लीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 1.15 और 4 बार 1 2 3 4। अच्छा चौथे साल का जरा यहां पर मैं छोड़ देता हूं, निकाल लेता हूं, 5717, ये चौथे साल के एंड का, इसमें जीआरवी से मल्टीप्लाई करने के काम आएगा। और फिर जीटी का बटन दबा दो, तो ये टोटल आता है आपका 2.8549, ठीक है, ये हो गया। और फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआरवी, तो जीआरवी कितना है आप देख लीजिए, आपका एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू 2.5 लाख है और यूजीआरवी है 1 लाख, तो इसका मतलब 1.5 लाख जो है ना वो आपका जीआरवी है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5717 से, ठीक है, ये 4th ईयर के एंड का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। अब यहां पर देखिए 2.8549 इंटू 5 लाख, ये हो जाएगा 14,27,450। और फिर देखो 1.5 लाख इंटू 0.5717, ये हो जाएगा 85,755। और अब टोटल डोलो, ये होगा, सॉरी टोटल नहीं, आप यहां लिखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेसी, यानी इस वैल्यू से एसेट रिकॉग्नाइज की जाएगी इन द बुक्स ऑफ 15,13,205 रुपए से एसेट को रिकॉग्नाइज करोगे इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में, फाइनेंस, फाइनेंस लीज की, लेसी की बुक में, ठीक है। आपसे लीज लायबिलिटी अकाउंट पूछा है, आप अपने आप बना लेना, उसमें कुछ है नहीं। अच्छा अब आते हैं हम इन द बुक्स ऑफ लेसर, लो जी इन द बुक्स ऑफ लेसर। तो इन द बुक्स ऑफ लेसर में पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट देखो पहले लीज रेंटल, लीज रेंटल 5 लाख हर साल का है इंटू 4, तो 20 लाख का तो लीज रेंटल हो गया, प्लस इसमें करोगे ईआरवी यानी एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू, वो कितना दे रखा है 2.5 लाख, तो ये आ गया आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ गया 22,40,000, 22,50,000। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, वो आएगा नेट इन्वेस्टमेंट। फिर प्रेजेंट वैल्यू को यानी नेट इन्वेस्टमेंट को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से माइनस कर देना, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है वो जरा निकालते हैं। और वो कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईआरवी। लीज रेंटल है हर साल का 5 लाख, इसको पीवीएएफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, और पीवीएएफ कितना आया था 2.85, ऊपर जो आया था वही तो होगा 2.8549, इससे मल्टीप्लाई करोगे। और ईआरवी है 2.5 लाख, इसको 0.5717 जो 4th ईयर के एंड का प्रेजेंट वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका, तो ये तो आएगा 14,27,450 जो आया था, और ये कितना आएगा 2.5 लाख इंटू 0.5717, ये हो जाएगा 1,42,925। अब ये टोटल ये होगा नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, तो नेट इन्वेस्टमेंट होगा 14,27,450, 15,70,375, ये आपका नेट इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम बोला है। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से नेट इन्वेस्टमेंट घटा दो, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आ जाएगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना आया था 22,50,000, और नेट इन्वेस्टमेंट कितना 15,70,375, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो देख लो, तो 22,50,000, ये देखो
6,79,625, दिस इज योर अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ठीक है, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ठीक है जी, ठीक है सर। अच्छा, अब आपसे और क्या पूछा है, और देखो एक चीज और पूछी है, कहता है फर्स्ट ईयर की एंट्री बनाओ इन द बुक्स ऑफ लेसर। तो फर्स्ट ईयर की एंट्री क्या होगी, लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, किस वैल्यू से, नेट इन्वेस्टमेंट से, 15,70,375। फिर फाइनेंस इनकम को ड्यू करोगे। अब फाइनेंस इनकम का वही आपको शीट निकालकर निकालना पड़ेगा, वही ईयर 1 2 3 4 जो भी होगा। पहले ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, फिर फाइनेंस इनकम, फिर पेमेंट, और फिर क्लोजिंग बैलेंस। ऐसे ही हर साल का फाइनेंस इनकम निकाल लोगे और एंट्री बना दोगे। पहली एंट्री होगी लीज रिसीवेबल टू फाइनेंस इनकम, फिर जब अमाउंट रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल अकाउंट। अगर आपको लीज रिसीवेबल अकाउंट बनाना है तो आप जैसे हायर परचेजर की का अकाउंट बनाते थे वेंडर की बुक में, वैसे ही बना दो। लीज रिसीवेबल अकाउंट ऊपर लिखो, सबसे पहले टू एसेट, कितने से, 15,70,375 से, फिर टू फाइनेंस इनकम, इसका 15% पहले साल, फिर बाई बैंक 5 लाख, फिर बाई बैलेंस सीडी, फिर टू बैलेंस बीडी, फिर उस पर टू फाइनेंस इनकम 15% के हिसाब से जो ओपनिंग बैलेंस होगा, फिर बाई बैंक 5 लाख, फिर बाई बैलेंस सीडी, फिर टू बैलेंस बीडी, फिर 15% के हिसाब से फाइनेंस इनकम, फिर बाई बैंक 5 लाख, फिर बाई बैलेंस सीडी। ठीक है जी, और फिर टू बैलेंस बीडी, फिर टू फाइनेंस, फिर जो है लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट में बाई बैंक लिख देना 7.5 लाख। 7.5 लाख क्यों, 5 लाख का लेस रेंटल और ईआरवी 2.5 लाख, तो बाई बैंक करके लिखोगे कितना, 7.5 लाख, और फिर टू क्या करोगे, फाइनेंस इनकम। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर फाइनेंस इनकम आएगा लास्ट वाले उसमें। तो ये हो गया आपका इन द बुक्स ऑफ लेसर। अच्छा, अगर मान लीजिए बच्चों, अगर आपको लीज रेंटल गिवन ना हो, क्वेश्चन में लीज रेंटल गिवन ना हो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए जरा। अगर क्वेश्चन में लीज रेंटल गिवन ना हो तो जरा देखो, ये एक क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या पूछा है, इसमें अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम पूछ रहा है और कहता है कि ये बताओ कि ये फाइनेंस लीज है या नहीं है। तो देखो एग्जांपल देखो, एन इक्विपमेंट इज लीज्ड फॉर 3 ईयर एंड इट्स यूजफुल लाइफ 5 ईयर। पहली लाइन से ही पता चल रहा है कि ये फाइनेंस लीज है। कैसे, यूजफुल लाइफ है 5 साल और लीज पीरियड है 3 साल, तो मोर देन 50% कवर कर रहा है, तो इसका मतलब एक इंडिकेटर तो मौजूद है, तो ये फाइनेंस लीज हो गया। तो आप पहला आंसर तो मिल गया आपको कि ये फाइनेंस लीज है, बिकॉज जो लीज पीरियड है दैट कवर मेजर पार्ट ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। तो आप लिखोगे पहले उसमें क्या लिखोगे आंसर में, दिस लीज इज ए फाइनेंस लीज बिकॉज लीज पीरियड कवर ए मेजर पार्ट ऑफ टोटल यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, दैट इज 3 ईयर आउट ऑफ 5, यानी मोर देन 50%। तो ये हो गया। अब उसके बाद कहता है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालो। अब अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे निकलेगी, आइए जरा देखते हैं। द कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट इज 3 लाख। अब देखो बेटा, अगर फेयर वैल्यू गिवन है ना, तो यही नेट इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपसे अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम पूछा है तो समझ लीजिए ये लेसर की बुक में अकाउंटिंग पूछ रहा है आपसे। तो जो फेयर वैल्यू या कॉस्ट दे रखी है दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से नेट इन्वेस्टमेंट माइनस कर दोगे, आपका अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आ जाएगा। अब the amount will be paid in 3 installment and the termination and at the termination of the lease lessor will get back the equipment। ठीक है, the unguaranteed residual value है 40,000, the interest rate यानी IRR है 10%, जो interest rate आपको दे रखा है, the present value of annuity factor of ₹1 due at the end of 3rd year, ये PVAF दे रखा है 3 सालों का 10% के हिसाब से, और लास्ट ईयर का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो 0.7513 दे रखा है। ये क्वेश्चन है। अब आपसे कहता है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालो। तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट तो पता है मेरे को 3 लाख, अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और चाहिए। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, लीज रेंटल प्लस यूजीआरवी। अब इस क्वेश्चन में ईआरवी या जीआरवी तो दे नहीं रखा, सिर्फ यूजीआरवी दे रखी है, तो यूजीआरवी ले लेंगे। तो टोटल लीज रेंटल में यूजीआरवी ऐड कर दोगे तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से नेट इन्वेस्टमेंट माइनस कर दोगे तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आ जाएगा। लेकिन लीज रेंटल ही नहीं पता, अब लीज रेंटल कैसे निकालेंगे। तो बेटा देखो जरा ध्यान से सुनना, लीज रेंटल का मतलब क्या होता, मतलब जो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लीज रेंटल प्लस यूजीआरवी। इस क्वेश्चन में वैसे तो लीज रेंटल प्लस ईआरवी होता है, लेकिन ईआरवी इस क्वेश्चन में है नहीं, इस क्वेश्चन में सिर्फ यूजीआरवी है, तो यूजीआरवी लूंगा मैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लीज रेंटल प्लस यूजीआरवी। अच्छा, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, लीज रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू निकालो और यूजीआरवी की प्रेजेंट वैल्यू निकालो, इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू जो होगा वो नेट इन्वेस्टमेंट होता है। समझ गए।
अब देखो नेट इन्वेस्टमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख इज इक्वल टू लीज रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू आपको गिवन नहीं है, लीज रेंटल की पीवी ऑफ लीज रेंटल आपको गिवन नहीं है, लेकिन यूजीआरबी की प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? यूजीआरबी आपको गिवन है 40,000 और थर्ड ईयर के एंड का, क्योंकि यूजीआरबी कब रिसीव होती है? थर्ड ईयर के एंड में, तो थर्ड ईयर के एंड का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको गिवन है 7513। समझ गए? तो देखो 3 लाख इज इक्वल टू पीवी ऑफ लीज रेंटल प्लस इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो जरा फटाफट, 40,000 इंटू 0.7513, तो ये कितना हो जाएगा? 30,052। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, देखो पीवी ऑफ लीज रेंटल इज इक्वल टू 3 लाख माइनस 30,052, तो ये हो जाएगा 269,948। समझ गए? ये हो गया। इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल जो है वो कितना है? 269,948। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल जो है वो 269,948 है। अब मुझे लीज रेंटल निकालना है, ये तो प्रेजेंट वैल्यू है लीज रेंटल का, मेरे को चाहिए लीज रेंटल, ठीक है, यानी टोटल लीज रेंटल की वैल्यू चाहिए। अब टोटल लीज रेंटल देखो कैसे निकलेगा। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना, मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, मैं 1 साल के बाद 1 रुपया दूंगा, मैं दूसरे साल के बाद 1 रुपया दूंगा, दूसरे साल के बाद भी 1 रुपया दूंगा, तीसरे साल के बाद भी 1 रुपया दूंगा। मान लो ये 1 रुपया लीज रेंटल पहले साल के एंड में, ये 1 रुपया लीज रेंटल दूसरे साल के एंड में, ये 1 रुपया लीज रेंटल तीसरे साल के एंड में। इन सब की आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो 10% के हिसाब से। तो इसकी अगर 10% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, तो ये पहले साल के एंड का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.909, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.826, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.751, यही होता है ना। इन सब का टोटल लगाओगे ना, इन सब का टोटल लगाओगे तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगा ये 2.48 जो आपको गिवन है ना क्वेश्चन में। ये देखो ये आपको जो गिवन है 2.4868, ये आपको अगर लीज रेंटल हर साल का 1-1 रुपया है तो उस सब लीज रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है क्या? 2.4868, 2.4868। समझ गए? तो आप कहोगे अगर टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल 2.4868 है तो हर साल का लीज रेंटल कितना है? 1 रुपया। अगर प्रेजेंट वैल्यू टोटल 269,948 है तो 1 साल का लीज रेंटल कितना होगा? तो कैसे निकालोगे? 269,948 डिवाइडेड बाई 2.4868 इंटू 1 करो, क्योंकि 1 हमने माना है 1 रुपया, लीज रेंटल माना है हर साल का। तो मैं कहूंगा अगर टोटल लीज रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू 2.4868 है तो लीज रेंटल कितना है हर साल का? 1 रुपया। अगर टोटल लीज रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू 269,948 है तो कितना होगा लीज रेंटल? तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए 2.4868 से, तो देखिए हर साल का लीज रेंटल आ जाएगा 1,08,552 रुपए। ये हर साल का लीज रेंटल आ जाएगा, यानी 1 साल का लीज रेंटल आ गया तो इसको 3 इंस्टॉलमेंट है ना, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3 साल का लीज रेंटल आ जाएगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 1,08,552 इंटू 3, तो 3,25,656, ये आपके लीज रेंटल की लीज रेंटल आ गया, प्लस यूजीआरवी कितना था? 40,000, तो ये होगा 3,65,656। ये 3,65,656 ये होगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से नेट इन्वेस्टमेंट जो 3 लाख गिवन है वो माइनस कर दो, तो 65,656 रुपए ये आपका अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आ जाएगा, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आ जाएगा। अब सवाल उठता है सर ये क्वेश्चन आपने ऐसे सॉल्व तो करवा दिया, लेकिन एग्जाम में इसको प्रेजेंट कैसे करना पड़ेगा? तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में लिखना पड़ेगा। पहला पार्ट तो आपको बताना पड़ेगा स्टेट विद रीजन वेदर द फाइनेंस लीज दिस इज ए फाइनेंस लीज, तो आप लिखोगे यस दिस इज ए फाइनेंस लीज बिकॉज द लीज टर्म कवर द मेजर पार्ट ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट दैट इज 3 ईयर आउट ऑफ 5 ईयर, सो इट इज ए फाइनेंस लीज। पहला आंसर तो ये लिखोगे। अब दूसरा आंसर कैसे प्रेजेंट होगा वो मैं सिखा देता हूं आपको, लीजिए कैसे प्रेजेंट होगा। तो दूसरा आंसर कैसे प्रेजेंटेशन होगा आप देख लीजिए कैसे होगा, मैं अभी बता देता हूं। तो एग्जाम्पल 4 में सेकंड पार्ट, आप सबसे पहले क्या निकालोगे? लीज रेंटल।
तो देखिए सबसे पहले यहां पर देखो कैलकुलेशन ऑफ एनुअल लीज रेंटल। अब बेटा बच्चों को लगता होगा सर बहुत तेजी से करवाया है आपने, बेटा मैं तो रिवीजन करवा रहा हूं। देखो रेगुलर क्लास में इसी चीज को मैं एक पूरी क्लास लगाकर करवाता हूं, ठीक है, प्यार से बहुत आराम आराम से समझाकर। लेकिन अब यहाँ पर रिवीजन है, अब रिवीजन है तो बेटा उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये तो मैराथन है, रिवीजन भी नहीं है, मैराथन है ये तो, ठीक है। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ एनुअल लीज रेंटल तो कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले यहां पर लिखोगे नेट इन्वेस्टमेंट, और नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? जो आपको फेयर वैल्यू गिवन है वो है 3 लाख। इसमें से माइनस कर दीजिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी। तो यूजीआरवी है 40,000, उसका प्रेजेंट वैल्यू थर्ड ईयर के एंड में 40,000 इंटू 0.7513, ये माइनस कर दीजिए। ये जो होगा दिस विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल ही नहीं बल्कि टोटल लीज रेंटल। टोटल मतलब जो हर साल का लीज रेंटल है ना, उसका प्रेजेंट वैल्यू है। तो ये कितना आया था? 2,69,948, ये आपका आ गया। अब आप यहां पर लिखोगे अब एनुअल लीज रेंटल। अब एनुअल लीज रेंटल कैसे? 269,948 डिवाइडेड बाई 2.4868, जो आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर गिवन है, और ये हमेशा गिवन ही होगा, इनटू 1 कर दोगे तो ये आ गया 1,08,552। ये आपका एनुअल लीज रेंटल आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है? पूछा है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। तो कैलकुलेशन ऑफ अनअर्न्ड फाइनेंस्ड इनकम। अब अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे निकालते हो? पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे? टोटल लीज रेंटल 1,08,552, ये तो है 1 साल का, तो 3 सालों का कितना? 3,25,656, यही था। प्लस इसमें यूजीआरवी ऐड कर दो, कितनी थी? 40,000। ये आ जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 3,65,000 माइनस नेट इन्वेस्टमेंट जो गिवन है आपको 3 लाख। ये आपका जो बचेगा दैट विल बी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम 65,656। लो जी, ये आपका अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम हो गया। ये आपका प्रेजेंटेशन होगा क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों? ठीक है सर, चलिए तो ये चीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये इन द बुक्स ऑफ लेसर कहानी हो गई। अब यहां पर देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन कैसे होता है? लेसी जो एसेट ऑन फाइनेंस लीज है उसे आप पीपीई के तौर पर दिखाओगे, एज पर एएस 10 इसकी अकाउंटिंग होगी। मतलब पीपीई मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। लीज लायबिलिटी को नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाओगे, इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे। लेसर की बुक में जो लीज रिसीवेबल है, जो एसेट है, ये तो अपनी बुक से हटा देगा। जो नेट इन्वेस्टमेंट है इसे नॉन करंट एसेट में दिखाएगा इसको, और इंटरेस्ट इनकम को पीएनएल में ले जाएगा। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट होती है कभी कभी, जैसे लेसर जो है और लेसी दोनों इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकट कर सकते हैं। जैसे आपने लीज लिया, लीज पर एसेट लिया, अब उसको इंस्टॉल करवाना है मान लो, तो इंस्टॉलेशन के जो खर्चे होंगे वो एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं। अगर लेसर पे करता है इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट तो वो सीधा उसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या हो सकता है? जैसे कमीशन एंड फी, लीगल फी, आपका क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रोसेसिंग लीज डॉक्यूमेंट, अदर
डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ये सब होती है। ये लेसर तो डायरेक्टली इसको पीएनएल में भेज देता है, लेसी को अगर एसेट को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए किए जाते हैं तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देता है उसको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जरा ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज बेटा क्या होता है? शॉर्ट टर्म लीज। ऑपरेटिंग लीज जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क और रिवार्ड ट्रांसफर नहीं होते उसको ऑपरेटिंग लीज बोलते हैं। यानी ऑपरेटिंग लीज विल बी ट्रीटेड एज, ऑपरेटिंग लीज क्या होता है? जहां पर सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर नहीं होते। अब ऑपरेटिंग लीज में बड़ा सिंपल अकाउंटिंग होती है। लेसर रेंट रिसीव करता है, लीज रेंटल जो रिसीव करता है वो उसको इनकम मानकर पीएनएल में भेज देता है, और लेसर जो लीज रेंटल पे करता है उसे अपने एक्सपेंसेस मानकर पीएनएल में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, कैसे ट्रांसफर करता है? अगर मान लीजिए ये तय हो गया कि पहले साल इतना लीज रेंटल, अगले साल इतना, फिर उसके अगले साल इतना, फिर उसके अगले साल इतना, ये तय हो गया, तो एक सिस्टमेटिक बेसिस पर आपको लीज रेंटल को पीएनएल में ट्रांसफर करना है। पेमेंट चाहे कुछ भी करो लेकिन सिस्टमेटिक बेसिस होना चाहिए। अब वो सिस्टमेटिक बेसिस नॉर्मली क्या होता है? जो आप जिस बेनिफिट में एसेट से जैसे बेनिफिट लेते हो उसी रेशो में उस लीज रेंटल को पीएनएल में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन बेनिफिट अगर गिवन नहीं है तो एसएलएम बेसिस पर लीज रेंटल को पीएनएल में ट्रांसफर किया जाता है। सर मतलब ये, जैसे देखो पहले साल का लीज रेंटल है 1 लाख, दूसरे साल का लीज रेंटल है 2.5 लाख, समझे, और तीसरे साल का लीज रेंटल है 3 लाख। अब ये लीज रेंटल 3 साल का है तो पेमेंट तो ये होगा, लेकिन पीएनएल में आप इतना इतना नहीं करोगे। पीएनएल में कैसे करोगे? इन तीनों को ऐड करो और 3 से डिवाइड कर दो, तो हर साल का जो लीज रेंटल बराबर बराबर ट्रांसफर होगा। हम मानकर चलेंगे कि एसेट से बेनिफिट आप बराबर बराबर ले रहे हो, लेकिन मान लीजिए अगर एसेट से बेनिफिट का रेशो दे रखा है, मान लो आपको दे रखा है आप ऐसे प्रोडक्शन करते हो 3:5:2 के रेशो में, तो टोटल लीज रेंटल को जोड़ो और उसको इस रेशो में बांट दीजिए, वही पीएनएल में ट्रांसफर होगा। अगर ज्यादा पेमेंट कर दिया तो प्रीपेड माना जाएगा, कम पेमेंट किया तो आउटस्टैंडिंग माना जाएगा। तो नॉर्मली एसएलएम बेसिस पर बेनिफिट रेशो नॉर्मली गिवन नहीं होते, तो आप क्या करते हो? सारे लीज रेंटल को जोड़ो और उसको जितना लीज पीरियड है उससे डिवाइड कर दो, हर साल का लीज रेंटल पीएनएल में कितना जाएगा वो बराबर बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहां पर आप देखिए, इन ऑपरेटिंग लीज पेमेंट विल बी ट्रीटेड एक्सपेंसेस बाय लेसी एंड चार्ज टू पीएनएल on any systematic basis. If no systematic basis is available then SLM basis, यानी बराबर बराबर। Systematic basis generally means expected benefit from asset। ऐसे ही ऑपरेटिंग लीज इन द बुक्स ऑफ लेसर, तो वो भी क्या करता है? वो भी एसएलएम बेसिस पर ही रिकॉग्नाइज करता है। अब ये एग्जांपल दे रखा है, देखो लीज पीरियड है 3 साल, आपको लीज रेंटल गिवन है ऐसे 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, तो इन सबको जोड़ लो, 3 2 5 और 1 6, तो 6 लाख 3 साल का लीज रेंटल है, इसको 3 से डिवाइड करो, हर साल पीएनएल में 2-2 लाख रुपए चला जाएगा। ठीक है, तो पेमेंट तो होगा कैसे? जैसे पहले साल पेमेंट होगा लीज रेंटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? 3 लाख, लेकिन पीएनएल में 2 लाख ही जाएगा। जो 1 लाख आपने ज्यादा पे कर दिया वो प्रीपेड रेंट मानकर बैलेंस शीट में दिखा दो, अगले सालों में जाकर वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेटिंग लीज हो गया। बस ये आपका लीज अकाउंटिंग था, ये चैप्टर हो गया फिनिश। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अच्छा, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है इस बार, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, लीज अकाउंटिंग का खत्म करने से पहले एक बार जरा दिखा देता हूँ, 1 मिनट। जो लीज अकाउंटिंग का क्वेश्चन एग्जाम में आया था वो देखो, जो मैंने क्वेश्चन करवाया था ना अभी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम वाला, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। ये देखो 7 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है लीज से, ये देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। लीज लिमिटेड हैज इनिशिएटेड ए लीज फॉर 4 ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ए व्हीकल कॉस्टिंग 20 लाख। कॉस्टिंग का मतलब फेयर वैल्यू, समझ गए? और इसको नेट इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो आप। विद एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 5 ईयर, मतलब यूजफुल लाइफ है 5 साल, आपने 4 साल के लीज पर ले लिया, तो फाइनेंस लीज तो वैसे ही हो गया है, मेजर पार्ट कवर कर रहा है। द एसेट वुड रिवर्ट टू द कंपनी अंडर द लीज एग्रीमेंट, बाद में जाकर उसको वापस कर दी जाएगी 4 साल के बाद। द अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज एग्रीमेंट इज अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 2,50,000 आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लीज टर्म। इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। Annual payment have been determined in such a way that present value of the lease payment plus residual value is equal to cost of asset। तो ये तो अगर लाइन ना भी होता ना, सीधा आपसे बोलता कि एनुअल लीज रेंट निकालो, तब भी हम यही मानते हैं। हम क्या कहते हैं, जो लीज रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू और जो यूजीआरवी की प्रेजेंट वैल्यू होती है, उन दोनों को मिलाकर ही तो फेयर वैल्यू या नेट इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट बोला जाता है, यानी वो 20 लाख के बराबर होगा।
यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल लीज रेंटल प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी किसके बराबर होगा? 20 लाख के बराबर। आपसे कहता है असर्टेन इन द हैंड ऑफ लीज लिमिटेड, लीज लिमिटेड मतलब लेसर, एनुअल लीज पेमेंट बताइए यानी एनुअल लीज रेंटल, और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम बताइए, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फोर्थ ईयर के एंड का भी दे रखा है, और आपको जो पीवीएएफ निकालते हैं ना वो भी दे रखा है। तो देखो क्या करना पड़ेगा, 7 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, 7 नंबर का। सिर्फ आपसे क्या पूछा है? एनुअल लीज पेमेंट और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। तो पहले एनुअल लीज पेमेंट कैसे निकालोगे? देखो मैं आपको करवा चुका हूं अभी क्वेश्चन, कैसा था ये देखो, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप लिखोगे टोटल कॉस्ट, ठीक है, या आप इसको नेट इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो, 20 लाख। इसमें से माइनस करोगे पीवी ऑफ यूजीआरवी। अब यूजीआरवी कितना दे रखा है? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख को 0.683 से मल्टीप्लाई करिए इंटू 0.683, कितना आएगा? 1,70,750। ये माइनस कर दो। अब ये जो बचेगा ये होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल लीज रेंटल, बल्कि बोलूंगा मैं टोटल लीज रेंटल। टोटल मतलब जो चारों सालों के टोटल लीज रेंटल्स, ये कितना आएगा? 18,29,250। ये आ गया, ठीक है। अच्छा पीवीएएफ जो आपको 4 सालों का यानी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर जो आपको गिवन है 10% के हिसाब से एट द रेट 10% फॉर 4 ईयर्स, वो गिवन है 3.16987। ये आपको गिवन है, और ये गिवन ही होता है नॉर्मली। क्यों इसलिए गिवन होता है? क्योंकि अगर आप खुद निकालोगे, आप क्या करते हैं, अगर आपको निकालना होता तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1, क्योंकि 10% का रेट है, तो 4 बार बराबर वाला बटन दबाकर जीटी दबा देते, तो आपका आता तो यही, लेकिन कोई 4 डेसिमल लेता, कोई 5 लेता, कोई 3 लेता, तो सबके आंसर डिफरेंट हो जाते हैं, इसलिए वो दे देते हैं। अब आपको क्या करना है? एनुअल लीज रेंटल निकालना है। तो एनुअल लीज रेंटल क्या करोगे? 18,29,250 को इससे डिवाइड कर दोगे, तो इससे डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 3.16987। तो एनुअल लीज रेंटल हो गया 577,074। ये आपका एनुअल लीज रेंटल हो गया, ठीक है। ये एनुअल लीज रेंटल हो गया। अब 4 सालों तक आप हर साल ये पे करोगे, ठीक है। अब आपसे क्या बोलता है? आपसे कहता है अनअर्न्ड, एक चीज तो निकाल दी एनुअल लीज पेमेंट, अब आपसे कहता है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालो, तो उसके लिए पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना होगा। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे? टोटल लीज रेंटल, और टोटल लीज रेंटल कैसे निकालोगे? 5,77,074 इंटू 4 साल तक पे करोगे इसको, तो 577,074 इंटू 4, ये कितना हो गया? ये हो गया 23,08,296। इसमें प्लस करोगे यूजीआरवी जो आपको दे रखा है 2.5 लाख रुपए, ये आ जाएगा आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इसमें 2.5 लाख ऐड करो, तो ये हो जाएगा 25,58,296। अब इसमें से कॉस्ट बोलो या फेयर वैल्यू बोलो उसको, या नेट इन्वेस्टमेंट बोलो, वो माइनस कर दो। कितना दे रखा है? 20 लाख। ये जो बचेगा अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कितना हो जाएगा? इसमें से 20 लाख घटाओगे 5,58,296। दिस इज योर अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ये 7 नंबर का क्वेश्चन आया है बच्चों, 7 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा लीज अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट हो गया फिनिश। मैंने पहले बोल दिया था खत्म हो गया, लेकिन मैंने कहा चलो क्वेश्चन करवा दो आपको। तो ये आपका लीज अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।